हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि मैं फिर से एक बार आ चुका हूँ अपने यूट्यूब पर वापस मैथ्स की वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए। और हमारा जो कनेक्शन है बीच में टूट चुका था किसी कारणवश, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो बनाता था। और आप चाहो तो मेरी ओल्ड वीडियो जा करके मेरी प्ले लिस्ट में जा करके दे सकते हैं जो चैनल पर अपलोड है। तो कनेक्शन टूट चुका था किसी कारणवश, क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे भी काम रहता है, तो वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता था। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता था और हमारा कनेक्शन टूट चुका था। लेकिन फिर भी मैं पोस्ट तो गिर ही रहा था और आगे जा कर के वो भी छूट गई। लेकिन अब मैं दोबारा से आ चुका हूँ आप लोगों की क्लास की मैथ्स की वीडियो लेकर के, ठीक है। और उम्मीद यही रहेगी मुझसे खुद से भी और आप लोगों से भी। मुझे खुद से देखो, सबसे पहले तो मुझे खुद से रहेगी कि अब की बार हमारा कनेक्शन ना टूटे। और अगर कनेक्शन टूट भी गया तो पोस्ट तो गिरती रहेंगी और कोशिश तो यही रहेगी वैसे अब कि कनेक्शन ना टूटे और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो कि मैं आप लोगों से बात पहले बोला करता था जब मैं वीडियो बनाता था। और एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो जैसे अपलोड हुई तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल गया और जैसे ही उसका शेड्यूलिंग टाइम आया तो वो अपना प्ले हो जाएगी और आप उसको जा करके देख भी सकोगे। तो बस यही है कि एक तरीके से अब हमारा कनेक्शन बिल्कुल नहीं टूटेगा। और उम्मीद के साथ मैं पढ़ाऊँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे आगे भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो चलो देरी ना करते हुए हम अपना जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसको शुरू करते हैं। और आज हम इस वीडियो में 1.1 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम एक टॉपिक पढ़ने वाले, प्यारा सा टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा। पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में नहीं बताऊंगा। पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स के बारे में दूंगा कि ये रियल नंबर्स होते क्या है। उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाऊँगा। हो सकता है ये वीडियो मेरी थोड़ी लॉन्ग हो जाए, तो आप लोगों से उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग बोर ना हो। और वैसे मैं आप लोगों को बोर होने दूंगा भी नहीं, बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा। बस आप लोग अपना अटेंशन पे करना और एक छोटा सा काम, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो रियल नंबर है। हालांकि मैं पहली एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन में टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा का है, जिसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। उसको 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ लेते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स होते क्या है, व्हाट आर रियल नंबर्स। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन है। रियल नंबर्स है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, जो डिफरेंट काइंड टाइप्स की आपने, जो डिफरेंट काइंड के आपने नंबर्स पढ़े थे नंबर सिस्टम में क्लास 9th की, ठीक है। क्लास 9th में आपका जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें आपने जितने भी नंबर के टाइप्स पढ़े थे नंबर सिस्टम में, उन सभी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। हालांकि में वे सभी आप लोगों के रियल नंबर हैं, ठीक है। वे सभी आप लोगों के क्या है, रियल नंबर है। हमने यहाँ पर बस थोड़ा सा ये डिस्कशन किया था कि वे नंबर्स होते क्या हैं और उनके थोड़े से कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हम लोग उनको पढ़ा था। लेकिन हम यहाँ पर अब रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन सबको दोबारा से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि मैं 1.1 इंट्रोडक्शन जो है, 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उससे थोड़ा लंबा ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर रियल नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। जैसे इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है आप लोगों का नंबर सिस्टम। पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम है ना, आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था, वो सब कुछ किसके अंदर इंक्लूड होगा, वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, आपको रियल नंबर्स के अंदर आ जाएगा। मैं आप लोगों को 9th क्लास की वीडियोस का लिंक भी दे दूंगा,
ठीक है। मैं 9th क्लास की अब जो 2025 की न्यू वीडियो है मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, और उसका सोल्यूशन भी कल को आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको जा करके देख लीजिएगा, और मैं आप लोगों को अपनी ओल्ड वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओल्ड वीडियो का और आपकी अपनी न्यू वीडियो का भी। आप उसको जा करके देखिए, नंबर सिस्टम को आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको नंबर सिस्टम समझ में नहीं आया होगा। बाकी मैं यहाँ पर नंबर सिस्टम थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और रियल नंबर्स को तो मैं डिफरेंट, फिर जो हमारी 1.4 एक्सरसाइज होगी उसमें रियल नंबर्स के बारे में हम दोबारा फिर से थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, क्योंकि उसमें इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है 1.4 में, इसी चैप्टर फर्स्ट में। तो यही है कि आप लोगों को मैं इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ रियल नंबर्स की पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। जितने भी नंबर सिस्टम है ये नंबर सिस्टम रियल नंबर के अंदर आता है। तो रियल नंबर्स होते क्या है, रियल नंबर्स आप लोगों के जितने भी नंबर्स आपने 10th क्लास में पढ़े थे, जैसे कि नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर आपने पढ़े थे होल नंबर, फिर आपने उसके बाद पढ़े थे इंटीजर्स, और फिर आपने पढ़े थे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ना, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाता है, रियल नंबर बनाता है। क्या बनाता है, रियल नंबर बनाता है। यानी कि जो भी हम नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी नंबर्स हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ना, वे सभी क्या है, वे सभी क्या है, वे सभी हमारे रियल नंबर्स हैं, वे सभी क्या हमारे रियल नंबर्स हैं। आंतरिक जो इरेशनल नंबर है ना, ये भी हमारे रियल नंबर्स हैं। यानी कि रियल नंबर्स चाहे पॉइंट वाले हो, नंबर चाहे पॉइंट वाला हो या विदाउट पॉइंट वाला हो, सभी के सभी नंबर्स हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। जैसे 0 है, 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं और ये जितने भी नंबर लाइन पर नंबर हमने रिप्रेजेंट किए, ये सभी किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर्स के अंदर आएंगे, रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। तो आ जाओ एक बार मैं आप लोगों को इस टाइप्स को रिकॉल करा देता हूँ। रिकॉल कराने के बाद फिर हम पढ़ेंगे अपना मेन टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमने 9th क्लास में बात की थी कि जो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो क्या होंगे आप लोगों के, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 और ये कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होते हैं। केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हमारे नेचुरल नंबर में आएंगी, क्योंकि 1 2 3 तो निगेटिव भी होंगे, निगेटिव नंबर भी होंगे, लेकिन हम उनको नेचुरल नंबर में कंसिडर नहीं करते। तो ये होंगे हमारे नेचुरल नंबर। ऐसे ही वोल नंबर, वोल नंबर कुछ नहीं होता, वो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। और यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन बात है कि केवल 0 को इंक्लूड करता है, और ये भी आप लोगों के पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होते हैं, ये भी आप लोगों के पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन किए जाते हैं। नेगेटिव नंबर को हम वो नंबर नहीं खाते। और वो नंबर की हिंदी जो होती है वो थी कंप्लीट, यानी कि अपना आप में एक पूरा नंबर, अपना आप में एक पूरी संख्या होना। तो ये क्या, ये पूरी की पूरी संख्या है ना, तो ये पॉइंट वाली है, ठीक है, ये केवल विदाउट पॉइंट वाली है, ठीक है। ये ना तो मतलब ये पॉइंट वाली संख्या नहीं है, ये केवल अपना में कंप्लीट संख्या है, और ये पॉजिटिविटी के लिए डिफाइन होते हैं। तो इसके अंदर यहाँ से देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स इनके अंदर इंक्लूड हो रही है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एक नोट लिखेंगे, ठीक है। छोटे से नोट हम क्या लिखेंगे कि नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, इज ऑलवेज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोगों के होल नंबर भी होते हैं। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि होल नंबर के अंदर ही आपकी इरेशनल जो नेचुरल नंबर है वो इंक्लूड है, क्योंकि नेचुरल नंबर प्लस 0 का जो कॉम्बिनेशन है वो होल नंबर है। बस यही फ़र्क है कि इस नेचुरल नंबर में अगर हम 0 लगाते तो होल नंबर बन जाएगा, और हालांकि में जब 0 भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है तो नेचुरल नंबर होंगे नहीं होंगे, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये नेचुरल नंबर हुए नहीं हुए। जब ये भी आपका होल नंबर तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, क्यों, क्योंकि ये होल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आपके जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वे सभी क्या होंगे, होल नंबर होंगे, ठीक है। बट इसका जो उल्टा है वाइस वर्सा वो ट्रू नहीं होगा। बट होल नंबर कैन बी
कैन बी नेचुरल और नॉट, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम उनको निगेटिविटी में लेके चलते हैं कि होल नंबर आप लोगों के नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, हम इसको यही मान लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपनी नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर की बात करते हैं कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर होता क्या है, इंटीजर कुछ नहीं होता, नंबर लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की 0 1 2 3 1 2 3, ये अपनी नेगेटिव है, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, माइनस के इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये जितने भी नंबर्स हैं ना नंबर लाइन पे, निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ये जीरो को मिला करके ये सभी क्या फॉर्म करते हैं, आपके इंटीजर्स फॉर्म करते हैं। और इनकी खास बात क्या होंगी, अपने आप में कंप्लीट नंबर होंगे। कंप्लीट नंबर मतलब ये पॉइंट वाले नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर कैन नॉट कंसिडर्ड एज इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को, एग्जांपल मैंने दिया 5.2, तो क्या ये इंटीजर है, नो। एग्जांपल दिया मैंने 2, क्या ये इंटीजर है, यस। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अब हमारे बाकी दो रह गए, रेशनल और इरेशनल नंबर, मैं इनको भी बताता हूँ। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि HCF फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। और उसको 9th क्लास में हम क्या बोलते थे, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और Q यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों अभी बताएंगे। देखो P और Q यहाँ पर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड P एंड Q आर को प्राइम होंगे। अब ये को प्राइम क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं को प्राइम होते कौन से नंबर है। को प्राइम वे नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 3,5 8,7 etc। ठीक है, ये सभी नंबर के आपके को प्राइम नंबर है। यहाँ पर हम पेयर्स की बात करते हैं, पेयर्स की बात। ठीक है, को प्राइम नंबर हम दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखो P और Q हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे, तो वो तभी हमारा रेशनल नंबर माना जाएगा। जैसे मैंने कहा 2/3 5/6 etc, ये नंबर क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 3 है। 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, को प्राइम हुआ, और Q 0 के इक्वल नहीं है। अब Q अगर हमारे पास 0 हो गया तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कुछ भी कोसेंट नहीं आएगा कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें वो हमको कोई इंटीजर कोसेंट दे दे, वो हमको क्या देगा, इन्फिनिटी। जबकि इन्फिनिटी जो है ये खुद भी रियल नंबर नहीं है। जो इन्फिनिटी होता है ना, उसको हम रियल नंबर में कंसिडर नहीं करते, बस हम तो उसको इसलिए लिख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो लास्ट वैल्यू है ना नंबर की, हमारी जो नंबर की सीरीज से चलती जा रही है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड डैश सो ऑन, उसकी लास्ट वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। लेकिन हम इसको रियल नंबर में या फिर किसी भी टाइप के नंबर में हम इसको इंक्लूड नहीं करते, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये स्पेशली नॉट डिफाइन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं की गई है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो उसकी कोई इंटीजर या फिर उसकी कोई प्रॉपर वैल्यू आएगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। हाँ सॉरी, यहाँ पर एक एग्जांपल और दे दूँ आप लोगों में। जैसे मैंने कहा 5/10, क्या ये रेशनल नंबर होगा, जी नहीं। क्यों, क्योंकि 5 और 10 में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तो 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 5 10 को, जब मैं 10 को 25 लिख सकता हूँ तो यहाँ पर 5 कॉमन आया नहीं आया, तो इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर क्या होगा, 5/2। दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, बट ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब 9th क्लास की वीडियो मेरी ज़रूर चेक करना। ठीक है, उसको वॉच करना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, उसको चेक कर लेना। आप मेरी दोनों वीडियो दे सकते हो, नई वाली भी और ओल्ड वाली भी। ठीक है, आपको दोनों वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा, और फीडबैक जरूर देना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अब देखो यहाँ पर इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं, इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं, इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। इरेशनल नंबर होते क्या है,
इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स वो पॉइंट वाले नंबर होते हैं। कौन से वाले नंबर होते हैं? पॉइंट वाले। रेशनल नंबर में हमारा एक टॉपिक और छूटा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि रेशनल नंबर हमारे पॉइंट वाले भी होते हैं, ठीक है, और विदाउट पॉइंट वाले भी होते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम 1.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है ना 1.4 उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर, ये क्या होता है? पॉइंट वाले नंबर होते हैं। पॉइंट वाले नंबर तो रेशनल भी होते हैं, बट रेशनल में क्या होता है? वो आपकी टर्मिनेट होते हैं। टर्मिनेट वैल्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो संख्या होगी या तो वो रुक जाएगी या फिर वो रिपीट होती रहेगी ऐसे, या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगी ऐसे कि इससे आगे वैल्यू बढ़ नहीं रही, या फिर पॉइंट के बाद वो वैल्यू रिपीट होगी, जैसे 35 सेम वैल्यू क्या होती जाएगी? रिपीट होती जाएगी। तो ऐसे जितने भी पॉइंट वाले नंबर होंगे वो हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और ऐसे इरेशनल नंबर होते हैं, ऐसे पॉइंट वाले नंबर जिनकी वैल्यू कभी भी क्या होती है? रुकती नहीं है। वो क्या होती है? वो आपकी टर्मिनेट नहीं होती, वो आपकी नॉन टर्मिनेट वैल्यू होती है, और वो रिपीट भी नहीं करती, बस वो चलती रहती है। यानी कि वैल्यू बदलती रहती है, कुछ भी वैल्यू मान लो 2869510 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये वैल्यू रिपीट भी नहीं करेगी, पहली बात, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू डजंट रिपीट, वैल्यू डज नॉट रिपीट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। एंड दूसरा नॉट टर्मिनेटेड, ये वैल्यू आप लोगों की टर्मिनेट भी नहीं होगी। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद जो हमारा आंसर है, जो वैल्यू है, वो ना तो टर्मिनेट ही हो रही है और ना ही वो रिपीट ही हो रही है। तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान नहीं है। मतलब आसान नहीं, मतलब कि वो की ही नहीं जा सकती, ठीक है। पॉइंट के बाद हमें ये तो पता चले कि लास्ट वैल्यू है क्या पॉइंट के बाद, कितनी डिजिट तक हमारा आंसर पॉइंट के बाद जा रहा है, नहीं, कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो इसका मतलब इरेशनल नंबर्स हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे पाई, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, ठीक है, होती है। आप चाहो तो √2 की वैल्यू ले सकते हो, √2 की वैल्यू 1.414 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू भी आपकी चेंज होती रहती है, लेकिन ना तो रिपीट करती, ठीक है, ना तो रिपीट करती, और ना ही आप लोगों की वैल्यू ये टर्मिनेट होती है, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का छोटा सा रियल नंबर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वह है यूक्लिड डिवीजन लेमा। मेन कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बारे में आइए पढ़ते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ये क्या है? एक थ्योरम है, इसी को पढ़ते हैं आज। ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का पहला कॉन्सेप्ट है। देखो वैसे तो मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि जो एक्सरसाइज 1.1 है, मैं इसको आप लोगों को पढ़ा क्यों रहा। हालांकि मैं आपके पास सिलेबस बदल चुका है। जो अब की बार फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, ठीक है, जो ओल्ड वर्जन की जो सेकंड एक्सरसाइज थी, वो अब की बार फर्स्ट एक्सरसाइज है। यानी कि जो शुरू का ही जो कॉन्सेप्ट है ना आपकी 1.1 एक्सरसाइज का, उस कॉन्सेप्ट का नाम है द फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, द फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम। ये उसका पहला कॉन्सेप्ट है, पहली एक्सरसाइज का। यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया गया है। लेकिन मेरी अप्रोच क्या है कि आप अभी तो आप सिलेबस वाइज पढ़ रहे हो। जैसे किसी को एस्पिरेंट स्टूडेंट बनना है, एस्पिरेंट स्टूडेंट वो होता है जो किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, किसी को गेट की तैयारी करनी है या फिर किसी को जेई की तैयारी करनी है, ठीक है, किसी को जेई मेंस में जाना है, जेई मेन की तैयारी करनी है, तो उसको तो सभी की सभी एक्सरसाइज पढ़नी पड़ेगी। तो मेरी अप्रोच यही है कि आप लोगों का सिलेबस चाहे कुछ भी हो, मैं आप लोगों को पूरी की पूरी बुक पढ़ा करके लेकर के चलूँगा। जो मैंने पढ़ा वही मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपका जो सिलेबस है आपको किस हिसाब से कौन सी वीडियो आपको देखनी है। अगर आपको लगता है कि आपको सिलेबस वाइज पढ़ना है तो आप मेरी वो वीडियो देखिए, पर मैं आप लोगों को शुरू से ही लेकर के चलूँगा, ठीक है। जो ओल्ड प्रीवियस बुक थी 2020 की, ठीक है, जो 2020 ईयर के आसपास की जो बुक है, ठीक है, उसमें जितनी भी एक्सरसाइज थी वो मैं उस बुक को लिया हूँ, उस बुक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कौन सी बुक से पढ़ना है।
आपको अगर सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, जो आज का सिलेबस है 10th क्लास का, अगर आप उसके हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी वो वाली वीडियो देखियो। लेकिन जो बंदे आगे जेईई मेन की तैयारी करनी चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग सभी की सभी एक्सरसाइज करते हुए चले, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। इसकी PDF जो है आप लोगों को ओल्ड वर्जन की आपको नेट पर से गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पहले लिंक से, पहली वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपनी यूक्लिड डिवीजन लेमा। और उम्मीद तो बस यही होगी आप लोगों से कि आप लोग शुरुआती जितने भी एक्सरसाइज है ओल्ड वर्जन है उसी बुक को लो और उसी से प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि जो अब की जो बुक है इसमें से बहुत ज़्यादा सिलेबस घट चुका है, बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दी बुक, तो छोटी छोटी एक्सरसाइज है उनको पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। ओल्ड बुक से ही पढ़ो, आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और NCERT कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को NCERT कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद आप लोगों को मैं RD शर्मा के जो RS अग्रवाल के क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। और अप्रोच तो मेरी यही रहेगी कि हर एक एक्सरसाइज, एक चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद मैं उसके क्वेश्चंस RD शर्मा और क्या कहते हैं आपकी RS अग्रवाल जो बुक है उनसे कराऊँ। ठीक है, और आप लोग भी उसी से प्रैक्टिस करें और NCERT तो आप करें ही करें। ठीक है, कई बार क्या होता है पेपर में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आपके RD शर्मा और RS से ही आ जाते हैं। ठीक है, उनसे ज़्यादातर आते हैं। हालांकि मैं अभी 2-3 साल से NCERT से ही क्वेश्चन पेपर आ रहा था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द परसेंट 60-70% के आसपास, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा कम हुआ है, तो RD शर्मा और RS अग्रवाल पर ध्यान जरूर देना। तो देखो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? इसका जो दूसरा नाम होता है ना, इसका दूसरा नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी है। डिवीजन एल्गोरिथम जिसको आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसको आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। हालांकि मैं 9th क्लास में है नहीं, पर जब आप RD शर्मा पढ़ते हो उसमें आपको उसको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, 9th क्लास की जब RD शर्मा उठाओगे उसमें इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो डिवीज़न एल्गोरिथम ही है। इसमें करना क्या होता है, हम इसमें किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी एक नंबर से, यानी कि एक डिविडेंड होता है। ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं डिविजर से, ये याद रखना जो मैं लिखवा रहा हूँ। और यहाँ पर हमको एक क्वोशंट मिलता है और यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलता है। तो इसी के ऊपर इसने बात की है। और इसका जो मेन पर्पस है ना एल्गोरिथम का, इस एल्गोरिथम का मेन पर्पस है टू कैलकुलेट द HCF बिटवीन टू नंबर्स। HCF बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में हमको क्या निकालने हैं, HCF निकालना है। दो नंबर्स के बीच में हमें HCF निकालना है, उसके लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हैं। तो उसने कहा कुछ नहीं है, उसने बस हमको इस तरीके से किसी नंबर को डिवाइड करके दिखाया और इसी से उसने हमको एक रिलेशन दिया, इसी से उसने हमको एक रिलेशन दिया। वो रिलेशन क्या है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज में है इसको थ्योरम दिया गया है, इसको थ्योरम 1.1 में कंसिडर किया गया है इसी कॉन्सेप्ट को, यूक्लिड डिवीजन लेमा को। देखो यहाँ पर कहता है कि लेट A एंड B आर, ध्यान से सुनना, A एंड B आर टू इंटीजर्स, ये दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये दो क्या है इंटीजर्स है, सच डेट, ठीक है, लेट A एंड B आर टू इंटीजर्स सच डेट A इक्वल टू BQ प्लस R। A और B दो इंटीजर है, जब ये दो इंटीजर है इनके बीच में क्या रिलेशन है, A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर Q इक्वल टू क्वोशेंट, ये क्या होगा क्वोशेंट होगा, और R इक्वल टू क्या होगा रिमाइंडर होगा। ये क्या होगा आप लोगों का रिमाइंडर होगा। और यहाँ पर जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, R की वैल्यू लाई करती है 0 से बड़ी और 0 के इक्वल और छोटी किस से B से। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैं आप लोगों से एक एग्जांपल लेता हूँ 5, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 1 जा 4, 1 टाइम चलेगा 1, रिमाइंडर क्या आया 1 आया, क्वोशेंट क्या आया 1 आया, और डिवीजर क्या आया 4 आया। तो यहाँ पर इसने कहा क्या है, यहाँ पर कहा क्या है कि A और B दो इंटीजर है, जहाँ पर A आपका क्या है डिविडेंड है, B आप लोगों का क्या है डिवीजर है। देख लो यहाँ पर B आप लोगों का डिवीजर है, A आप लोगों का डिविडेंड है। डिविडेंड वो होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवीजर होता है, याद रखना। और B क्या है, सॉरी Q क्या है आप लोगों का क्वोशेंट है, और R आप लोगों का रिमाइंडर है। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा या तो 0 से बड़ी होगी या उसकी इक्वल होगी या फिर B से छोटी होगी। रिमाइंडर यहाँ पर देखो,
रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, ये हमेशा ही 20 है, यानी कि जो हमारे डिविडेंड होगा, डिविडेंड से हमेशा ही क्या होगी, छोटी होगी। डिविडेंड से हमेशा क्या होगी, छोटी ही होगी। आप रिमाइंडर बचता कब है, रिमाइंडर बचता कब है, जब कोई वैल्यू किसी डिविडेंड को, जब डिविजन डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड ना कर पाए, कुछ शेष रह जाए, वही तो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यानी कि इसका मतलब जब ये इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसने इसको कुछ हद तक डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 1 टाइम चल गया, 1 टाइम चलने का मतलब 5 कुछ हद तक डिवाइड हो चुका, लेकिन इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया, तो शेष क्या बच गया, 1 बच गया। अगर हम 5 में से 1 घटा दें, 5 में से अगर हम 1 घटा दें तो 4 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा उस नंबर को, लेकिन यहाँ पर 5 है, 5 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, यहाँ पर ही रिमाइंडर छोड़ेगा। इसका मतलब कुछ हद तक 4 डिवाइड कर सकता है, लेकिन उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। हमारा आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर की वैल्यू या तो इसके इक्वल होगी 0 के, ठीक है, या फिर किसके इक्वल होगी, किससे छोटी होगी, 5 से छोटी होगी, यानी कि b से छोटी होगी। आप कुछ भी नंबर ले लो, 10 ले लो, 9 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, क्या आया, 1 आया, तो रिमाइंडर क्या है, 1 है। मैंने कहा 8 ले लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ 6 1 जा 6, रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। रिमाइंडर किससे छोटा है, डिविडेंड से छोटा है। कुछ भी नंबर ले लो आप, रिमाइंडर हमेशा ही किससे छोटा रहेगा, b से तो हमेशा छोटा रहेगा, कभी भी रिमाइंडर b के इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है, b के इक्वल कभी रिमाइंडर आएगा ही नहीं, ठीक है, उससे हमेशा क्या होगा, छोटा, या फिर क्या होगा, 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, अगर 0 से बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। वैल्यू किस में देगा, पॉइंट में देगा, क्वोशेंट की वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, उसके इक्वल होगी, और b से क्या होगी, छोटी होगी। उसने बस करा कुछ नहीं है, उसने हमको बस ये दिया, उन्होंने हमको ये दिया कि अगर हम किसी भी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, जो हम छोटी क्लासेस में करते थे, 2 1 जा 2 इसको डिवाइड कर, इसका रिमाइंडर हमने निकाल लिया, ठीक है, तो इसकी एक इक्वेशन हमको उसने बना के दे दी, यानी कि डिवीजर के, डिविडेंड के, रिमाइंडर के, क्वोशेंट के बीच में उसने हमको केवल एक डिवीजन, उसने हमको एक रिलेशन दिया। इसको हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम को, लेकिन यहाँ पर उसने उसको एक रिलेशन की फॉर्म में हमको बता दिया कि यहाँ पर इनके बीच में कुछ रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और वो रिलेशन क्या एग्जिस्ट करता है कि डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट यहाँ पर 1 है, प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, डिविडेंड के इक्वल होगा, डिविडेंड के इक्वल होगा। मैं आपको ब्लू पेन से लिख के दिखाता हूँ कि 2 × 1, यानी कि आपका डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, डिविडेंड के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन से मैंने ये रिलेशन ढूंढा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने हमको जनरली दिया, ये तो आप लोगों का कोई पर्टिकुलर था, ठीक है, उसने हमको एक क्या दिया, एक जनरल दिया, जनरल फार्मूला क्या था, वो आप लोगों को ये था, a = bq + r, की a की वैल्यू क्या होगी, bq + r होगी अगर b a को डिवाइड करता है, ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा तो a = क्या आ जाएगा, bq हो जाएगा, और इसका मतलब a/b क्या आएगा, q आ जाएगा, यानी कि b इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर a/b हमेशा ही क्या देगा, यहाँ पर क्या देगा, a/bq + r, यानी कि यहाँ पर ये कोई ना कोई रिमाइंडर जरूर लेफ्ट करेगा, या तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो a को b कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, लेकिन अगर r 0 के इक्वल नहीं हुआ तो ये रिलेशन ये फॉर्म करेगा, ठीक है, यहाँ पर भी ये रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 0 लिखेंगे तो 0 को इसमें ऐड करेंगे तो a = bq हमको ये दे देगा यहाँ से, ठीक है, यही थी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका फ़ायदा है क्या, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका फ़ायदा है टू फाइंड HCF बिटवीन 2 नंबर्स, टू फाइंड HCF बिटवीन 2 नंबर्स, एक तो ये है, और दूसरा क्या है, दूसरा फ़ायदा है प्रूवमेंट, ठीक है, प्रूवमेंट में ये काम आएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक एग्जांपल के तहत आपको बताऊंगा, हम यहाँ पर कुछ प्रूवमेंट करना है, हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करना होगा, कुछ क्वेश्चन्स को प्रूव करना होगा, प्रूवमेंट ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप लोगों के पास कोई इंटीजर है a, ठीक है, ये इंटीजर इवन नंबर होगा तो वो a के साथ इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछ जाते हैं कि बताओ, प्रूव करो कि ये नंबर इस फॉर्म में होगा।
जैसे इवन नंबर है, इवन नंबर हमारा 2q की फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑड नंबर हमारा 2q प्लस फॉर्म की फॉर्म में होता है। कोई भी ऑड नंबर देख लो वो इसी फॉर्म में टूटेगा हमेशा, और जो इवन नंबर होगा वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि 2q की फॉर्म में होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो इक्वली डिवीजन लेमा की हेल्प से ही हम लोग करते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, एक एचसीएफ का करके दिखाऊंगा, एक इस फॉर्म का भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। 2q इवन नंबर्स इस फॉर्म में होंगे, इसका मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो आप लोगों का सॉल्यूशन है वो इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर दो छोटे छोटे नंबर लिखते हैं जिनका हम क्या निकालेंगे, एसएफ निकालेंगे यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एक क्वेश्चन। हमने कहा कि हमारे पास दो क्वेश्चन है। हमने कहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 and 24, 8 and 26 ले लेते हैं। 8 और 26 के बीच का हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, या फिर 24 ले लेते हैं। चलो छोड़ो, 24 ही ले लेते हैं, 24 ही ले लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और कराऊंगा, देखो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, 8 और 24। इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 24 और 8 में से पहला स्टेप जो होगा 24 है बड़ा 8 से, तो हम 24 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। अब आप यहाँ पर बच्चों की तरह काम नहीं करोगे। जैसे हम छोटे क्लासेस में क्या करते थे, एसएफ निकालने के लिए हम ऐसे डिवाइड करते थे कि 24 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 24 हो गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो एसएफ हमारा 8 हो गया। यहाँ पर ये मेथड अप्लाई मत करना। यहाँ पर हमें उस रिलेशन का यूज़ करना है जो क्वोशिएंट और डिविडेंड डिविजन रिमाइंडर के बीच का जो रिलेशन है, यहाँ पर उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर 24 सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड द 24 बाई 8। तो 24 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ईडियल, ठीक है, ईडियल लिख देंगे। 24 को हम क्या लिखेंगे, 8 × 3 + 0। 8 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे, हाँ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखे, आप रफ कॉपी में इसको ऐसे डिवाइड करके 8 से, ठीक है, तो आप उसका रिलेशन बना करके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। लेकिन रफ कॉपी में आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये ऐसा रिलेशन मिल जाए, वरना आप लोगों को दिक्कत आएगी, ठीक है। 8 × 3 + 0 लिखते हैं। जैसे ही आप लोगों का रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस स्टेटमेंट में भी आप लोगों का रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसका जो डिवीज़र होगा, उसी स्टेटमेंट का जो डिवीज़र होगा ना, डिवीज़र जिससे ये नंबर डिवाइड हुआ है, वही आप लोगों का क्या होगा, एचसीएफ होगा, याद रखना। और 8 और 24 का एचसीएफ क्या आएगा, 8 ही आएगा। क्योंकि मैक्सिमम नंबर कौन सा कॉमन है 8 और 24 में, 8 ही कॉमन है, क्योंकि 8 ही ऐसा मैक्सिमम ऐसा नंबर हो सकता है इन दोनों के बीच जो इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है। और ये एचसीएफ होता क्या है, इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ गया, उसी स्टेटमेंट का जो पहला डिवीज़र है, उसी स्टेटमेंट का जो डिवीज़र है उसे हम क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे, ठीक है। यहाँ तो केवल एक ही स्टेटमेंट में सोल्व हो गया, लेकिन जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है, एक ही बार में जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, उनको हम कैसे पहचानेंगे, उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, जिस भी स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे, और इसमें तो क्या हुआ, इसमें तो एक ही स्टेटमेंट आया, क्योंकि 24 3 8 से डिविजिबल था, इसलिए यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट हमारा आया। जिस भी नंबर का रिमाइंडर 0 ना हो, यानी कि शुरुआती स्टेटमेंट में जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो, ठीक है, उस नंबर में उसमें जो रिमाइंडर होगा वो 0 कब आएगा, 1-2 स्टेटमेंट के बाद आता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 3 and 28। 3 और 28 का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब 28 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 28 3 की टेबल में कहीं भी नहीं आता है, तो 28 को जो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 पहले बार में आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें कुछ स्टेप्स हमें चलने पड़ेंगे और तब जा करके हमें कुछ स्टेटमेंट में हमें जा करके रिमाइंडर 0 मिलेगा, और उसका जो डिवीज़र होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। 28 नंबर 3 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय ईडियल इक्वल डिवीजन लेमा
28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करो। अब यहाँ पर रफ कॉपी में करके दिख रहा है, 3 से डिवाइड करो, कितने टाइम में चल रहे हैं, तो ये 3 9 जा 27 1, तो कितने टाइम चला, 9 टाइम चला। तो 28 क्या आया, 3 × 9, 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 28 की इक्वली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर रिमाइंडर डजंट इक्वल टू 0, ठीक है, हियर रिमाइंडर डजंट इक्वल टू 0, देन चूज 28। अब और क्या यहाँ पर एक क्वोशेंट, जो यहाँ पर क्वोशेंट होगा अब उसी को हम चुनेंगे। क्वोशेंट नहीं, 3 होगा 9 होगा, 9 सॉरी 9 आएगा। ये जो क्वोशेंट है इसी को हम अब चुनेंगे, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर चुनेंगे। एक मिनट रुक जाओ, दिमाग खराब हो गया। जो यहाँ पर रिमाइंडर है सॉरी, इसको चुनेंगे, इसको ही हम यहाँ पर चुनेंगे। रिमाइंडर को क्या मान लेंगे हम, आपके पास नया डिविजन, तो 28, 1 चूज 28, 1 एज अ डिविडेंड और डिवीजन ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बाय आइडियल 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 28 + 0, 1 × 28 + 0। इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन पहली बार में तो 0 नहीं आया, रिमाइंडर नहीं आया। जो रिमाइंडर है जब 0 नहीं आएगा तो उसी रिमाइंडर को हम डिवीजन मान लेंगे और 28 को ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको क्या करें, हम डिवाइड करेंगे 1 से। तो 1 से जब हम 28 को डिवाइड करेंगे 28 आएगा, यानी कि HCF क्या जाएगा, HCF हमारा 1 आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इन दोनों का HCF क्या 1, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया और 1 यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया। ओके, अब देखो आई थिंक मैं यहाँ पर शायद मिस्टेक कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पर हमें 3 को लेना चाहिए। एक बार चेक करता हूँ मैं, हाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें करना ये था कि अब की बार हमें जो डिविडेंड लेना है ना वो 3 को लेना है, 3 को डिविडेंड लेना है, ठीक है। ये जो क्वोशेंट आएगा इसको डिविडेंड लेना है जब हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल ना हो, और रिमाइंडर को डिवीजन लेना है। तो यहाँ पर 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से, क्या लिखेंगे, 1 × 3 + 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका जो डिवीज़र क्या है, 1 है, तो 1 ही क्या होगा हमारा HCF हो जाएगा। तो 1 ही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और लेकर के दिखाता हूँ, जैसे मैंने कहा 4 और 6 के बीच के हमने क्या किए, 2 नंबर लिए 4 और 6, इनकी हमें जो HCF है वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बाय आइडियल से क्या करूँगा, ये शॉर्ट में लिख करके दिखा रहा हूँ मैं। 6 बड़ा नंबर है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 1 + 2, तो रिमाइंडर क्या है, 2 है, ठीक है। इसको डिवीजन मान लो क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आया। और अब की बार कोसेंट डिविडेंड किसको मान लो, 4 को मान लो, ये हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड। अब 4 क्या है, 2 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 + 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। कोसेंट क्या है हमारा 2 है, और डिवीज़र क्या है 2 है, डिवीज़र क्या है 2 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF के केस में हमें क्या मानना है, हर नई स्टेटमेंट में जब भी रिमाइंडर 0 के इक्वल ना हो तो डिविडेंड में क्या आएगा, कोशेंट आएगा, Q आएगा, और डिवीज़र में क्या आएगा, आपका R आ जाएगा। ये बात याद रखना। जैसे मुझसे यहाँ पर भी गलती हो जाती, ठीक है, वो तो सही समय रहते मैंने सोच लिया सही और मेरे याद आ गया, वरना आप लोग मुझसे गलत पढ़ लेते और मुझे भी पता नहीं चलता मैंने आप लोगों को गलत पढ़ाया, ठीक है। वैसे अगर पता चल भी जाता तो मैं आप लोग को अलग वीडियो में बता देता, लेकिन एक अलग सेपरेट वीडियो बनने से बच गई। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये आता है, ठीक है, HCF फाइंड आउट करने के लिए। अब जरूरी नहीं है आप लोगों को पेपर में वो इतने छोटे छोटे नंबर देगा, वो आप लोगों को काफ़ी बड़े बड़े नंबर देगा, ठीक है। जैसे 3 डिजिट के 2 डिजिट के नंबर, ऐसे नंबर से आप लोगों को HCF निकालना होगा, ठीक है। उन ऐसे नंबर इतने कम से कम 2 डिजिट के नंबर्स का आपको HCF निकालना होगा, या फिर 3 डिजिट और 2 डिजिट के नंबर का आपका HCF निकालना होगा बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को देखना है 28 > 3, यानी कि जो नंबर है उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा है उस पर क्या लगानी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगानी है।
ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल हुआ तो जो उसका डिवीज़र है वही क्या हो जाएगा, आप लोगों का HCF हो जाएगा। अदरवाइज जो रिमाइंडर है वो नया डिवीज़र बन जाएगा, और जो कोशेंट आया वो आप लोगों को क्या बन जाएगा, ठीक है, वो आप लोगों को क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आप लोगों का डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड बन जाएगा। अब देखो मुझसे फिर से गलती हो रही है, अरे कि सॉरी, पता नहीं आज क्या हो रहा है मुझे। जो डिविडेंड है ना वो क्वोशेंट नहीं, वो डिवीज़र बनेगा, डिवीज़र बनेगा। सॉरी, मैं फिर से सॉरी कह रहा हूँ। जो रिमाइंडर है वो तो डिवीज़र बन जाएगा, जो डिवीज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। डिवीज़र जो होगा वो डिविडेंड बनेगा, और जो रिमाइंडर होगा वो आपका डिवीज़र बनेगा। इस बार मैं परफेक्ट राइट हूँ, अब की बार मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आप लोगों को एक नोट में, आगे अगले पेज पे लिखवा देता हूँ नोट में। इफ़ रिमाइंडर डजंट इक्वल टू 0 देन डिवीज़र क्या होगा, आप लोगों का डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड बन जाएगा, डिविडेंड डिवीज़र आप लोगों का डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है आप लोगों का वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आप लोगों का डिवाइज़र। ये याद रखना, अब की बार मैं बिल्कुल परफेक्ट राइट हूँ, बिल्कुल करेक्ट राइट हूँ, ठीक है। इस बार कोई गलती नहीं हुई, बस ये छोटी सी मिस्टेक थी मेरी। बाकी आप लोगों को उसका मेथड समझ में आया होगा, ये आप लोगों से मेरी उम्मीद है। नहीं आया तो आपको फिर मैं बता दूंगा, ठीक है, एक अलग वीडियो बना करके, एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को मैं उसमें बता दूंगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्रूव दैट एनी इंटीजर ए in the form of 2q if it is an even number। अगर a हमारा एक इवन नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में होगा। a क्या है हमारा, जहाँ पर a एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जब हम इसको इवन नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म लेगा, ये 2q फॉर्म लेगा, ठीक है, ये 2q फॉर्म लेगा। देखो उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, लेट कर लेंगे a इज एन एनी इंटीजर, जो हमको गिवन दिया गया है a इंटीजर, उसको लिखेंगे लेट a इज एन इंटीजर, एंड b इक्वल टू क्या मानेंगे, b इक्वल टू मानेंगे 2। b क्या होगा हमारा, b होगा हमारा क्या, डिवीज़र। b क्या होगा हमारा डिवीज़र, वो 2q की फॉर्म में होगा। अब ये हमने यहाँ पर डिवीज़र दिया क्यों, क्योंकि जब ये 2q की फॉर्म में होगा तो q क्या है हमारा, कोसेंट है, और 2 क्या होगा, क्योंकि कोसेंट की मल्टीपल में केवल क्या होता है, कोसेंट की मल्टीपल में हमेशा ही क्या होगा, डिवीज़र ही होगा। क्या होगा, डिवीज़र ही होगा, क्योंकि जब a हमारा इवन नंबर होगा, इवन नंबर 2q की फॉर्म में होते हैं, हमें ये प्रूफ करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल होते हैं, जितने भी नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर। तो उसने उन नंबरों को 2 की मल्टीपल में लिखा है जहाँ पर q कोसेंट है, 2 आपका क्या है, डिवीज़र है। तो हमें यहाँ पर डिवीज़र b इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, ये क्वेश्चन प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, b इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा ईडियल, पहले स्टेटमेंट से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इक्वल टू b, ठीक है, 2q प्लस r। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2q प्लस r। इसका मतलब हमने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से अगर हमारे पास a हमारा क्या है, डिविडेंड है, और b क्या है हमारा ये डिवीज़र है। a क्या हमारा कोई भी इंटीजर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। a क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। और यहाँ पर q क्या है हमारा, हमारा कोशेंट है, और b क्या है, डिवीज़र है, और r क्या है, रिमाइंडर है। ये इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, हमें रिमाइंडर नहीं पता, कोशेंट नहीं पता, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। हमें जिसकी वैल्यू हमें पता थी हमने यहाँ पर वो लिखी। हमें यहाँ पर b की वैल्यू पता थी 2 थी, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको a इक्वल टू 2q प्लस r लिख दिया। अब यहाँ से देखो r की यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। मैंने कहा था r हमेशा ही b से क्या होगा, छोटा होगा, या 0 के इक्वल होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, उससे बड़ा होगा, या फिर b से छोटा होगा। b की वैल्यू यहाँ पर है क्या, 2 है। तो इसका मतलब r की वैल्यू या तो 0 होगी या 2 के इक्वल होगी,
सॉरी बी की वैल्यू तो 0 के इक्वल होगी, या 0 से बड़ी होगी, या फिर 2 के इक्वल होगी। ठीक है, अरे सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, आर की वैल्यू मतलब आर की वैल्यू या तो आर की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, उससे बड़ी होगी, या फिर 2 से छोटी होगी। और ये किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, क्योंकि आर जो हमारा डिवीज़र होता है उससे क्या होगा, हमेशा ही छोटा होगा, उससे हमेशा ही क्या होगा, हमारा छोटा होगा। जो भी हमारा बी है उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा हमारा क्या, रिमाइंडर। तो यहाँ पर आर की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो उसको, इसमें हम आर की वैल्यू 1 बाई 1 रखते चले जाएंगे। तो इफ़ आर इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2q प्लस 0 कितना आ गया, 2q आ गया। ठीक है, इफ़ आर इक्वल टू 1, ठीक है, आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2q प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। इफ़ आर इक्वल टू 2, तो ए इक्वल टू क्या आया, 2q प्लस 2 आया, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हमारा इवन नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम लिखेंगे 2 कॉमन लेंगे तो q प्लस 1 यहाँ पर हम लिख देंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2m लिख देंगे, जहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, q प्लस 1 होगी। हम इसको किस फॉर्म में लाए, 2q की फॉर्म में लाए। यहाँ पर q प्लस 1 है, q प्लस 1 भी क्या होगा, अनदर इंटीजर होगा, तो हमने इसको m लिख लिया, जहाँ पर m की वैल्यू हमने q प्लस 1 को दिखाया। जब यहाँ पर q की r की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर क्या आया, a इक्वल टू 2q। अब ध्यान से देखो, जितने भी हमारे इवन नंबर होते हैं, वो हमारे 2q की फॉर्म में ही होते हैं, जब r की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, 2 हुई, यानी कि जब r की वैल्यू इवन हुई, तब हमारा आंसर क्या आया, इवन आया। तो यहाँ से क्या निकला कि यहाँ पर ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, यहाँ से क्या निकला, एनी इंटीजर a कैन बी इवन नंबर, वो इवन नंबर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर q। तो ये हो गया हैज़ प्रूफ। ये था हमारा आज का टॉपिक, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बस 1 बाई 1 आर की वैल्यू रखी, हमें q की फॉर्म में हमें क्या करना था, उसको कन्वर्ट करना था। 2q की फॉर्म में हमें उसको क्या करना था, कन्वर्ट करना था। ठीक है, हमने यहाँ पर 2q की फॉर्म तो ले आई, लेकिन हम यहाँ पर 2q की फॉर्म में नहीं ला सकते, यहाँ पर 2q प्लस 1 की फॉर्म में है। ठीक है, बट यहाँ पर भी कहोगे सर यहाँ पर भी 2q प्लस 1 की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर q 2 की मल्टीपल में है, यहाँ पर 2 क्या है, 1 की मल्टीपल में भी है, और q की मल्टीप्लाई में भी है। देखो यहाँ से हमने 2q, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, 2q प्लस 1, और q प्लस 1 भी क्या आएगा, अनदर इंटीजर ही आएगा, उसको हमने m लिख लिया, और m की वैल्यू क्या है, q प्लस 1, तो हमने इसको 2m यानी कि 2q की फॉर्म में लिया, नहीं लिया है भाई। वेरिएबल चाहे m ले लो, n ले लो, q ले लो, r ले लो, किसी का नाम ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 2q की फॉर्म में तो है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है जितने भी इवन नंबर होंगे वो हमारे से किसकी फॉर्म में होंगे, 2m की फॉर्म में होंगे। और ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, हमारी थर्ड इक्वेशन थी। इन दोनों इक्वेशन से हमने कहा एनी इंटीजर कैन बी इवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2q, ये 2q की फॉर्म में हो सकता है। अगर वो पूछ लेता इसी में कि प्रूव करो कि 2q की फॉर्म में होंगे इवन नंबर एंड ऑड नंबर होंगे किसकी फॉर्म में, 2q प्लस 1 की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि 2 2 4 2q की फॉर्म में है, उसमें प्लस 1 कर दो 5, क्या हो गया, हमारा ऑड नंबर हो गया। तो 2q प्लस 1, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये किसके लिए था, ऑड नंबर के लिए था, ये किसके लिए था, ऑड नंबर के लिए था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अलग से फ्रॉम इक्वेशन 4, या फिर फ्रॉम इक्वेशन ए मान लेते, फ्रॉम इक्वेशन ए इट इज़ कंक्लूड दैट ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड, ऑल द ऑड नंबर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पहली एक्सरसाइज है यूक्लिड डिवीजन लेमा पर जो बेस है, उनमें यही क्वेश्चन है कि h से फाइंड आउट करना है, और आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है। तो मेरी आप लोगों से यही उम्मीद होगी कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट अगर आप लोगों का होगा तो आप हमें फीडबैक जरूर देना, जो भी डाउट हो हम उसको क्लियर जरूर करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से भी एक बेस्ट वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा। और आप लोगों से जाते जाते एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से हमारी वीडियो को देख सकोगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपने आसपास के बच्चों को हमारी वीडियो भेजें, क्लासमेट्स को भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमें ग्रो करेगा और हम भी ऐसे ही आप लोगों के ऊपर प्यार लुटाते रहेंगे और आप लोगों को फ्री में ऐसे ही मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। और जो मैंने आपको शुरू में बात कही थी कि आप लोग जब पढ़ रहे हो तब ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो जो 2020 के लगभग की, ठीक है। जिससे मैं पढ़ा हूँ मैं आप लोगों को उस बुक से आप लोगों को एक्सरसाइज करा रहा हूँ। मैं चाहता तो आप लोगों को आपके सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ा देता, लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेबस कम है, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स है। आप लोगों को आधा पढ़ाता फिर आधा नहीं पढ़ाता, तो मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता आधा और मतलब आधा पढ़ाने में, ठीक है। तो ओल्ड बुक से पढ़ो और सारी चीज़ पढ़ो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये आगे काम आएंगी। जब आप लोग फर्दर आप लोग क्या है कि जेईई की तैयारी करोगे तो उसमें आप लोगों के ये काम आने हैं, ठीक है। ओके, समझे आप लोग? तो बस यही है और उम्मीद आप लोगों से ये है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।